नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पीरियोडिक टेबल। जैसे कि आप हेडिंग देख रहे होंगे यहाँ, पीरियोडिक टेबल। बात करें पीरियोडिक टेबल का, तो ये जो लेक्चर है ये मतलब फुली डेडिकेटेड है आपके एनटीपीसी और ग्रुप डी के एग्जाम को। जैसे अगर आप पिछली ग्रुप डी के एग्जाम देखेंगे तो लगभग 450 प्लस क्वेश्चंस केवल पीरियोडिक टेबल से पूछे गए हैं। 450 प्लस, यानी हर एक एग्जाम के सेट में लगभग 2 या 3 क्वेश्चन तो इसके रहते ही थे पीरियोडिक टेबल के, वो भी अच्छे। समझिए कि एक पार्टिकुलर चैप्टर से इतना सारा क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो कितना इसकी वैल्यूएशन है, खास करके रेलवे के एग्जाम में, चाहे वो एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो या कोई भी या एलपी हो। तो हम यही सब को देखते हुए फुली डेडिकेटेड है ये हमारा क्लास रेलवे को। हम स्टार्ट करेंगे पूरे 0 लेवल से और पूरे टॉप लेवल पे जाएंगे। यानी हम इसमें अगर पढ़ना चाहें तो 10 में जो चीज़ दी है और कुछ 11th का चीज़ भी इसमें ऐड करेंगे जो कि रेलवे के एग्जाम में पूछा गया है। वैसे तो बेस्ट है ग्रुप डी या और सब एग्जाम 10 पे ही, लेकिन कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो 11th क्लास के भी केमिस्ट्री से मतलब पीरियोडिक टेबल से पूछे गए हैं। इसको भी हम आज इसमें देखेंगे। जैसे देखिए, हम लोग पढ़ेंगे जब ये ना, तो गारंटी देते हैं कि कोई भी आने वाला क्वेश्चन है पीरियोडिक टेबल का किसी भी कंपटीशन एग्जाम में, आपका रेलवे हो गया या और कुछ, तो उसमें 100% बनेगा, क्योंकि एकदम 0 से लेकर टॉप लेवल पे जाएंगे। और भी रटवाने वाला काम नहीं होगा कि क्वेश्चंस करा दिए और रट लिए। आपको पूरा यही 4-5-6 लेक्चर में हम पूरा समाप्त करेंगे। उसके बाद आप कोई भी क्वेश्चन हो रेलवे का या किसी भी चीज़ का पीरियोडिक टेबल का, आप 100% करेंगे। जैसे देखिए, अब बात आया कि पीरियोडिक टेबल यानी एलिमेंट को बांटने की जरूरत क्यों पड़ी। पहला बात यही तो इसलिए पड़ी ना, मान लीजिए कि बहुत सारे एलिमेंट हैं या कुछ बच्चे हैं, जैसे मान लो कुछ बच्चे हैं, आपको कुछ बच्चों को पढ़ाने को दिया गया। कुछ बच्चे हैं, मान लो 5 बच्चे हैं 6 क्लास के, 3 बच्चे हैं 3 क्लास के और 6 बच्चे हैं 8th क्लास के। इनको पढ़ाने के लिए दिया गया तो आप आराम से इनको एक ही जगह बैठा के टेबल पे पढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर यही नंबर इनका बढ़ जाए, मान लो 30 बच्चे आ गए 6 के, 40 बच्चे आ जाए 3 क्लास के, 50 बच्चे 8 क्लास के, तब इनको एक ही जगह बैठा के पढ़ाना बहुत ही इम्पॉसिबल है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें अलग अलग क्लासरूम बनाना पड़ेगा। वही चीज़ यहाँ आया कि एलिमेंट जब ज़्यादा डिस्कवर हो चुके थे तो बात के एलिमेंट कौन, इसका जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है कैसा है, केमिकल प्रॉपर्टीज कैसा है, यानी स्टडी कैसे किया जाए एलिमेंट को, तो ये एक प्रॉब्लम थी। इसलिए चीज़ों को बांटना मतलब ये करना बहुत जरूरी था। जैसे आप ही एक एग्जांपल लीजिए, मॉल में आप जाते हैं तो देखे होंगे कि जो मतलब खाने वाली चीज़ें हैं, अनाज है वो एक तरफ रहेगा, बिस्किट एक तरफ रहेगा और भी कपड़ा उपड़ा एक तरफ रहेगा। मतलब क्या किया जाता है, अलग अलग सजा के रखा जाता है, जिससे क्या होगा, कोई भी चीज़ आए, आदमी आएगा, उसको चूज करने में, ये करने में आसानी होगी। उसी तरह इसका भी जरूरी था कि इसको बांट दिया जाए। तो इसमें बांटने में अगर बात किया जाए तो सबसे पहले नाम आता है, जैसे इनसे पहले तो बांटे थे आपको लेवोसियर, एंटोनी लेवोसियर। ये केवल कहा था ना, ये बांट दिए थे धातु और अधातु में। इसमें धातु और अधातु में बांट दिए थे। जैसे ही क्या नाम है, मेटलॉइड्स का खोजूंगा, धातु का इनका लो ऐसे ही खत्म हो गया। तो इसलिए ज़्यादा पढ़ता नहीं है, क्योंकि पूछ सकता है कि धातु और अधातु में कौन बांटा था, तो लेवोसियर याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद सबसे बड़ा नाम आता है इनका डोबरिनर का। डोबरिनर का नाम आता है। जैसे देखिए, इनके समय ना, मतलब उस समय जो भी एलिमेंट ज्ञात पता थे, तो 53 एलिमेंट क्या थे पता थे। कितने? 53 एलिमेंट क्या थे पता थे। और ये कहाँ के थे, तो ये आपको थे जर्मन के, मतलब जर्मन के एक साइंटिस्ट थे। इनके समय ज्ञात एलिमेंट 53 थे। और ये क्या किया, मतलब एक बात। इसके बाद आया आपको न्यूलैंड साहब, इनके समय ज्ञात एलिमेंट 56 था और ये ब्रिटिश थे, अंग्रेज थे। उसके बाद मेडली साहब आए, इनके समय ज्ञात एलिमेंट 63 था और ये आपको थे रूस के। उसके बाद आए हेनरी मोडले, जो कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दिए, जो आज तक
सही है, मान्य है, और आज तक हम इसी को पढ़ते हैं। तो अभी तो 118 एलिमेंट का डिस्कवर हो चुका है अभी तक। ठीक, तो धीरे धीरे करके हम सबको पढ़ेंगे। जैसे देखिए क्वेश्चन का बात करें तो इससे भी क्वेश्चन पूछा है बहुत सारा, इससे भी पूछा है, इससे भी पूछा है, इससे भी पूछा है। हम आज के क्लास में ये दोनों देख लेंगे, डोबर इनर और न्यूलैंड्स। आगे वाले क्लास में मेंडलीफ को और बुंडे मसले को देखेंगे। देखिए मेंडलीफ देखने के पहले यहाँ एक और वैज्ञानिक का नाम आता है, जिनका नाम है, ये दिए थे, लोथर मेयर कर्व। इंटर में कुछ कुछ इसकी चीजें हैं, ये बताएंगे कि इन्हीं का लोथर मेयर कर्व का ही मतलब बात को ध्यान में रख के मेंडली साहब अपना मतलब टेबल बना दिए थे। इन्हीं के बेस्ट मतलब बात पे बेस्ट है, सब काम के लिए ये कहे थे, बस इसका थोड़ा सा आगे सोच के मेंडली साहब अपना टेबल दे दिए। तो हम आज फर्स्ट पढ़ने वाले हैं डोबर इनर और न्यूलैंड को। पूरा डिटेल के साथ पढ़ेंगे इसको, तो और डिटेल के साथ पढ़ेंगे एकदम, मतलब एक एक रीजन के साथ क्यों होता है, इधर जाने पे मान लीजिए पीरियोडिक में होता है ना, लेफ्ट टू राइट जाने पे ये बढ़ता है वो घटता है, सब बिना रटे ही 100% गारंटी है कि याद रहेगा। और ये फुली बैच डेडिकेटेड है रेलवे को, ठीक है। जैसे देखिए डोबर इनर साहब क्या दिए थे समझिए, ये दिए थे ट्रायड्स। अब ये ट्रायड्स क्या होता है, इसको त्रियक कहते हैं, डोबर इनर का त्रियक नियम। ये कहे ना एलिमेंट को सजाने का बहुत ज्यादा ये हुआ था, हम कहानी के तौर पे इसको समझाएंगे। मान लीजिए तो ये कहे कि हम ना 3 ट्रायड्स दिए थे, कितने ट्रायड्स दिए थे, 3, समझिए। एक है आपका लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और एक है आपका कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। ठीक, यही 3 ट्रायड्स दिए थे। देखिए इन तीनों को एक ग्रुप में रखिए, इन तीनों को एक ग्रुप में, और इन तीनों को एक ग्रुप में। वो बोले कि इन तीनों का केमिकल और फिजिकल जो भी प्रॉपर्टीज है ना, वो लगभग क्या होगा, सेम होगा। अब हम मान लीजिए बहुत सारे ये थे, पूछा गया कि भाई अब तो ये रूल दे दिए, अब ये बता दीजिए कि किस आधार पर दिया है। ऐसे थोड़ी कि 3 का ये करके एक होगा। तो कहा कि रुको रुको देखो समझाते हैं। कहा कि देखो मतलब रूल पूछा गया कि किस रूल पे आप इसको सजा दिए हैं, कोई तो रूल होगा। वो कहे हाँ जरूर है। वो कहे ना कि अगर इनको हम मतलब बढ़ते एटॉमिक मास के आधार पर अगर हम इनको सजाए एलिमेंट को, तो होता क्या है कि जो ये फर्स्ट और थर्ड का जो एवरेज है ना, यानी पहला और तीसरा का औसत, वो जो मध्य में एलिमेंट है उसके इक्वल आएगा। जैसे इसका क्या होता है एटॉमिक मास 7 होता है। जैसे देखिए लिथियम का कितना होता है 7, सोडियम का कितना होता है 23, और पोटेशियम का कितना होता है 39। तो डोबर इनर साहब कहे थे कि अगर हम 3 ग्रुप का मतलब एलिमेंट का ग्रुप बनाए, तो जो मिडिल का अगर जो मिडिल का एटॉमिक मास है फर्स्ट और थर्ड के एवरेज के इक्वल आता है ना, तो ये तीनों एलिमेंट क्या होंगे आपस में, इनका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगी, सेम होगी। जैसे इसको हम करके देखें, ये हो गया आपका फर्स्ट और ये हो गया थर्ड। फर्स्ट एलिमेंट और थर्ड एलिमेंट, इसका एवरेज लीजिए, तो 7 + 39 डिवाइडेड बाई 2 जाएगा 46 डिवाइडेड बाई 2, यानी ऑलमोस्ट कितना आ गया 23। तो यही कहा था, बस ये कह दिए। अब इनका बहुत ही ये होने लगा कि भाई जयकारा होने लगा, समझिए इतना सारा काम कर देते, उस समय कोई सजाया नहीं था। फिर कहा जाए कि चलिए और बताइए, वो कहे कि एक और ग्रुप ले लो, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एक और। तो ये आगे पूछा गया कि डोबर इनर साहब आगे भी और बताइए, मतलब और भी एलिमेंट को क्लासिफाई कीजिए। तो आगे ये कर नहीं पाए, 3 ही ट्रायड्स दिए, उसके बाद कोई भी ट्रायड्स नहीं दिए। इनका रूल क्या हो गया, पूरी तरह फेल हो गया। अब क्वेश्चन देखिए क्या आता है, रूटीन पूछता है कि कौन जो डोबर इनर का त्रियक नियम है उसको ये करता है। तो ये 3 ही दिए थे, 3 को आपको याद रखना है। ठीक, कुछ क्वेश्चन इससे देखिए क्या पूछता है। जो भी हम मतलब फैक्ट लिखेंगे कोई भी चीज है, वो फुल्ली मतलब या तो ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा है या एनसीईआरटी का मतलब पूरा बेस्ट है। जैसे देखिए पूछता है, एनसीईआरटी में पूछा है क्वेश्चन कि डोबर इनर का मतलब जो एलिमेंट को क्लासिफाई किए थे, बांटे थे, उसका
जो आधार था, बेस था, वो क्या था? तो उसका बेस देखिए क्या था। रासायनिक जो गुण है, पहला आधार था क्या? उनके बंटवारा करने का, बांटने का। और एटॉमिक मास सेकंड था, मतलब पहला प्रायोरिटी यही था, रासायनिक गुण। तो पूछता है एग्जाम में कि जो आपके डबल डिनर से आप टाइट्स दिए थे, उसका मतलब बेस क्या था? तो रासायनिक गुण था। एलिमेंट के रासायनिक गुण को बेस मान के उन्होंने बांटा था। एक और इनके बारे में सवाल पूछता है कि पहली बार, मतलब एनसीईआरटी का लाइन में डायरेक्ट लिखा है, ग्रुप डी में पूछा भी है कि पहली बार प्लेटिनम को उत्प्रेरक के रूप में खोजा या देखा। मतलब इन्होंने पहली बार, जो प्लेटिनम है ना, ये उत्प्रेरक का काम करता है। उत्प्रेरक जनरली क्या होते हैं? या तो वो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देंगे या घटा देंगे। जैसे बहुत ही लोग ये समझते हैं कि उत्प्रेरक का काम है, उत्प्रेरक का इंग्लिश होता है कैटालिस्ट। कैटालिस्ट का काम है रेट, मतलब रिएक्शन का दर है ना, कोई भी रिएक्शन हो रहा है उसको बढ़ा देना। ऐसा नहीं, वो घटा भी सकता है, बढ़ा भी सकता है। इस बात पे डिपेंड करता है कि वो मतलब बढ़ाने वाला उत्प्रेरक है या घटाने वाला। तो प्लेटिनम को पहली बार उत्प्रेरक के रूप में देखा था। जब हम लोग पढ़ेंगे ना कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, उसमें हम अच्छे से डिटेल में बताएंगे कि उत्प्रेरक मतलब प्लेटिनम करता क्या है। आप भी जानते होंगे कि जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, उसको संतृप्त बनाने के लिए प्लेटिनम का यूज किया जाता है। जैसे वनस्पति जो तेल है ना, उससे घी और दाल बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। इसका भी निकेल का, तो हम उसमें मतलब डिटेल में पढ़ेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में उत्प्रेरक को। ठीक, तो ये दो फैक्ट पूछा गया है ग्रुप डी के एग्जाम में। अब हमारा इनसे मतलब इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा। डेट भी याद रखिएगा, डेट भी पूछ सकता है। उत्प्रेरक को समझाने के लिए एक और देखिए टेलीग्राफी काम करता है। मान लीजिए दो आदमी के बीच में झगड़ा हुआ, थर्ड आदमी को ऐसा आता है ना, या तो झगड़ा को और कुछ कानाफूसी करके बढ़ा देगा, नहीं तो कोई आता है कि समझा के मतलब शांत कर देता है। तो इसी तरह उत्प्रेरक का काम है, या तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा देंगे या कम कर देंगे। ठीक है, जैसे देखिए ये हो गया प्रेडिक्ट। हम फर्स्ट पढ़ लिए डबल का ट्राइड। सेकंड कौन दिए थे? तो न्यूलैंड साहब आए थे। जैसे उनका तो लॉ फेल हो गया। मान लीजिए 3 ट्राइड दिए, उस समय 53 एलिमेंट जब पता थे, तो आप 9 को क्लासीफाई करके कैसे मतलब आगे ये हो सकता है? तो उसके मतलब उनका फेलियर हो गया जब लॉ, तब आए न्यूलैंड साहब और ये दिए अष्टक नियम। अभी पूछता है कि अष्टक नियम क्या होता है? इसको ऑक्टेव लॉ कहते हैं। इनसे मतलब ऑक्टेव लॉ कौन दिया था? तो आपको न्यूलैंड साहब दिए थे। इनके समय जो मतलब एलिमेंट कितने डिस्कवर थे? 56 एलिमेंट डिस्कवर थे इनके समय। अब इनका ऑक्टेव लॉ कहता है क्या, पहले समझिए। ये कहे थे ना कि अगर एलिमेंट को हम उनके बढ़ते एटॉमिक मास के आधार पे सजाएं, तो जो पहला का फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होगा ना, 8वें के समान होगा। जिस तरह संगीत के सुर होते हैं ना, सारे गामा पा धा नि सा, मतलब हर एक पहला है ना 8वां पे जाके क्या कर देता है? रिपीट कर देता है। उसी तरह ये बताया था। वैसे इनको तो संगीत का ये नहीं था, ये यहाँ के तो थे नहीं, थे ब्रिटिश। लेकिन ये कहीं नहीं लिखे हैं कि संगीत के सुर के अनुसार तत्व ये करते हैं। जो राइटर है वो समझने के लिए मतलब उससे कंपेरिजन कर दिए हैं, नहीं तो ये तो ब्रिटिश है। ये कहाँ से हिंदी म्यूजिक सुनेंगे? सारे गामा पा धा नि सा। समझिए क्या कहा था, उनको लिख के समझाते हैं। ये बोले थे ना कि अगर तत्वों को बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के आधार पर सजाए तो
पहला तत्व का गुणधर्म। देखिए इस गुणधर्म में मतलब सब आ जाएंगे, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज दोनों। 8वें ये समान होता है, सिमिलर होता है, नॉट एग्जैक्ट सेम, मतलब सिमिलर होता है, लगभग बराबर होता है। अब तो भाई इनकी मतलब मान लीजिए पूरा जयकारा होने लगा कि अरे भाई ये ऐसा हो गया कि हम अगर सजा दें, अरे पहला का जो मतलब केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी है 8वां का सेम हो गया। इस तरह तो मैक्सिमम जो भी ये थे मतलब एलिमेंट थे उस समय डिस्कवर थे, सबको क्या किया जा सकता है, क्लासिफाई किया जा सकता है आसानी से। अब इनका जयकारा होने लगा, काहे कि देखो हम मतलब इसको ये तो समझ गए कि किस तरह ये किए थे, इसको हम लिख के समझाते हैं, ठीक है। जैसे देखिए यही बोले थे, अगर जितने भी एलिमेंट है उनका एटॉमिक मास कैसे निकाला जाता है, क्या करना है, वो जब हम एटम और मॉलिक्यूल चैप्टर पढ़ाएंगे, परमाणु और अणु, तो उस समय सब अच्छे से डिटेल से पढ़ाएंगे। मूल कॉन्सेप्ट क्या होता है, किस तरह एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक मास जो ग्राम में निकाला जाता है तब क्या होता है, मोलिकुलर मास कैसे निकलता है, सब पढ़ेंगे धीरे धीरे करके। पहला हम शुरू वहीं से कर सकते थे, लेकिन इसलिए नहीं किए क्योंकि ये जो चैप्टर है ना बहुत ही मतलब इसका हवा है मार्केट में, बहुत ज़्यादा इससे क्वेश्चन पूछता है। और गारंटी हम देते हैं कि हमारे पढ़ाने के बाद एक भी क्वेश्चन इससे मतलब आप जो भी 450 क्वेश्चन है उसको भी कीजिएगा, एकदम विदिन 10 to 15 सेकेंड में क्वेश्चन होंगे। अब देखिए अब मतलब एलिमेंट को जब हम सजाएं तो पहला हाइड्रोजन था, पहला हाइड्रोजन देखिए हाइड्रोजन के बाद आता है हीलियम, लिथियम, लेकिन हीलियम नहीं, क्योंकि आप एक फैक्ट याद रखिए न्यूजीलैंड के समय ना कोई भी मतलब जो नोबेल गैसें होती है, इनर्ट गैस है, वो डिस्कवर नहीं थी, तो हीलियम होगा नहीं, वहाँ होगा आपका फर्स्ट हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फिर नियॉन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि नियॉन भी क्या है, इनर्ट गैस है, उस समय तो डिस्कवरी नहीं थी, मतलब निष्क्रिय गैस है, नोबेल गैस है। नोबेल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो जनरली जितनी भी नोबेल गैस है ना, ये आगे हम सब डिटेल में पढ़ेंगे, ग्रुप 18 में रखा गया है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। ये मतलब किससे रिएक्शन ही नहीं करती है, मतलब फिक्स्ड किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, रेडॉन, जेनॉन, ये सब जो गैसें हैं इसको नोबेल गैस उस समय डिस्कवर नहीं थी, तो ये गया। इसके बाद आएगा आपका सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, पोटेशियम, कैल्शियम। ठीक, इतना ही लिखा है, रीजन बताएंगे क्यों इतना ही लिखा है। देखिए समझिए इस बात को। तो वो कहे थे, देखिए इस तरह ग्रुप नहीं बनाया था, वो ऐसे ही सजा देते, हम तो समझाने के लिए मतलब एक पेज नीचे लिख रहे हैं। तो ये पीरियोडिक टेबल नहीं दिए थे, ठीक है, लेकिन ये जरूर बताए थे पहली बार कि जो एलिमेंट होते हैं ना उनका जो मतलब रासायनिक और भौतिक जो गुण है वो आवर्त में होता है, मतलब पीरियड में होता है। ये पीरियोडिक टेबल नहीं दिए थे। पूछता है कि पहली पीरियोडिक टेबल कौन दिया था, तो आपको दिए थे मेंडली साहब, ठीक है। अभी वाला जो मॉडर्न है वो तो मौजूद दिए हैं, लेकिन ये पीरियड मतलब आवर्त में, लेकिन ये जरूर कहे थे कि आवर्त में होता है, मतलब पीरियड होते हैं। जैसे मान लीजिए चेंज होता रहेगा, फिर रिपीट करेगा रासायनिक और फिजिकल। तो देखिए यहाँ अगर हम ऑब्जर्व करें कुछ चीजें, तो हमें एक चीज देखने को मिलेगा क्या कि आप मॉडर्न के हिसाब से देखिए, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इन तीनों का केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है, सेम होता है। फिर इस तरह बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम का भी सेम होता है। मॉडर्न में देखिए कि आपका बोरॉन, एल्युमिनियम का भी सेम होता है, कार्बन और सिलिकॉन का भी सेम होता है, नाइट्रोजन और फास्फोरस का भी सेम होता है, सॉरी हाँ, और ऑक्सीजन और सल्फर का भी। अब देखिए एक चीज को समझिए थोड़ा सा, यहाँ प्रॉब्लम ये थी ना, ये हाइड्रोजन के साथ इसको रखे थे, ये हाइड्रोजन है। जैसे आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे तो ग्रुप 17 को क्या कहते हैं, हाइड्रोजन कहते हैं। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, इसके साथ रखते थे हाइड्रोजन को। लेकिन अभी ताजुब की बात ये भी है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी हाइड्रोजन का जो स्थान है ना वो फिक्स्ड नहीं है, कोई रखता है फर्स्ट में, कोई 17 में भी रख देता है, क्योंकि
इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ना, वो जो क्या नाम है, फर्स्ट ग्रुप है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, उससे मिलता जुलता है। तो यहाँ तक तो इनका लॉ एकदम फिक्स था। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 रिपीट कर रहा है, हर एक पहला का 8वां से, इसका कितना से करेगा 17वां से, कितना आता है 9 10 सॉरी यार गलती हो गया ना, 4 पे आएगा, मतलब वो हम मतलब इसका हम नंबर नहीं लिख रहे हैं, हम ये एक मिनट थोड़ा सा, जैसे यहाँ लिख दिया ना 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वां कैसे मार रहा है। फिर देखिए यहाँ अगर इसको देखना है कि किसके मतलब इसका जो रासायनिक और फिजिकल प्रॉपर्टीज होगा वो किसके सेम होगा, यहाँ से काउंट कीजिए आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 फिर आ रहा है। इसी तरह हर एक 8वां के बाद रिपीट होता है। अब तो मान लीजिए इनका भाई जयकारा नग लगा के बहुत आसान मतलब रूल खोल दिए, हर एक 8वां का लिख दो, हर एक पहला 8वां तो पूछता है एग्जाम में कभी कभी, ये जो पहला है ना, पहला एलिमेंट न्यूलैंड साहब के किसके मतलब रासायनिक और फिजिकल है 8वां का, पहले 8वें का, जो भी पूछेगा ना उसमें 7 ऐड कर दीजिएगा। तो दूसरा क्या होगा 9वां का, तीसरा क्या होगा 10वां का, ठीक है 10वां का मतलब समान होगा, पहला 8वां का, दूसरा 9वां का, तीसरा 10वें का, जो भी पूछे आप 7 ऐड करके बता दीजिए। तो रूल में पूछा भी है कि न्यूलैंड्स का ऑक्टेव रूल के अनुसार मान लीजिए पूछ दिया ऐसे कि 8वें एलिमेंट का जो रासायनिक और फिजिकल प्रॉपर्टीज है किससे मैच करेगा, तो 8वां है, 8वां में 7 ऐड कर दीजिए, 8 7 15 का, जो 15 मतलब नंबर पे आएगा उसके साथ मैच करेगा। तो इस तरह इनका लॉ था न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। अब ये कैल्शियम तक इसीलिए छोड़े थे ना क्योंकि देखिए अब तो इनका पूरा ये होने लगा एकदम मतलब शांत से हो गया कि चलो हमने तो खोल दिए। कैल्शियम तक तो बात सही था, जैसे कैल्शियम का आगे गया ना, ये क्या हुआ मतलब फेल हो गया, कैल्शियम का आगे क्या हो गया फेल हो गया। आप इसको मतलब न्यूलैंड्स को जो पीरियोडिक ये दिए थे उसको खोल के देखिएगा तो इनका मतलब जो रूल है ना कैल्शियम तक ही एप्लीकेबल है। देखिए हम समझाते हैं वो किए क्या थे, कोबाल्ट और निकेल को ना इसके साथ रखे थे, कोबाल्ट और निकेल को किसके साथ रख दिए थे, हाइड्रोजन के साथ। अब बताइए कोबाल्ट और निकेल और फेरस को ना लोहा को रख दिए थे सल्फर वाले ग्रुप में, तो ये इनका क्या था ड्रॉबैक था। पूछता है कि ड्रॉबैक क्या था, तो ये फेरस लोहा जो है ना वो ऑक्सीजन सल्फर के नीचे लिख देती है, इससे तो इसका प्रॉपर्टी साफ मैच नहीं करता है। एक का मेटल है एक नॉन मेटल है, यहाँ भी एक नॉन मेटल मेटल है इस, तो पूछता है कि जो कोबाल्ट और निकेल है ना वो किसके साथ रख दिए थे, हाइड्रोजन के साथ रख दिए थे, ये उनका एक ड्रॉबैक था। और फेरस और कोबाल्ट निकेल क्या है मतलब एक जैसे इनकी प्रॉपर्टीज होती है, इन दोनों को तीनों को अलग कर दिए थे, तो कुछ उनके ड्रॉबैक्स हैं जो हम लिख देते हैं। देखिए एग्जाम में अब जो मतलब जो कुछ फैक्ट्स इससे क्वेश्चन जो ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा वो हम लिख देते हैं। पूछा है क्या कि ये भी पूछा है कि न्यूलैंड साहब के समय ना पहला एलिमेंट कौन था जिसको डिस्कवर किया गया था, तो याद रखिए पहला तत्व इनके समय कौन था, हाइड्रोजन। सब पूछा हुआ क्वेश्चन है डिक्टो ग्रुप डी या रेलवे के एलएलपी या एनटीपीसी किसी भी एग्जाम में सब डिक्टो पूछा हुआ क्वेश्चन है कि पहला एलिमेंट कौन था उनके समय डिस्कवर, हाइड्रोजन था। पूछा ये भी पूछा कि अंतिम तत्व कौन था यानी अंतिम एलिमेंट, तो ये था थोरियम। ये सब पूछा हुआ क्वेश्चन है। और एक फैक्ट लिख देते हैं, इनके ड्रॉबैक्स क्या थे वो देखिए। तो ये क्या किए थे ना, कोबाल्ट और निकेल को फ्लोरीन क्लोरीन या हाइड्रोजन लिख लीजिए, मतलब ये हाइड्रोजन में आते हैं। हाइड्रोजन अच्छा से बताएंगे कि क्या होता है, जब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ाएंगे तो बताएंगे हाइड्रोजन के ऊपर होता है, क्योंकि ये सॉल्ट मतलब प्रोड्यूस करता है। 7 रख दिए जिनका गुण
अलग है। ठीक, कोबाल्ट और निकेल को फिर ये भी एक है कि क्या किए थे, कोबाल्ट और निकेल है ना, निकेल को फेरस से दूर रख दिए थे, जबकि इन तीनों का जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज है ना एकदम सेम है, मतलब एकदम लगभग सेम है। देखिए जितना भी चीज हम लिखवा रहे हैं पढ़ा रहे हैं एकदम मतलब 100% गारंटी है कि ग्रुप डी या रेलवे के जो भी एग्जाम्स है, कोई भी एग्जाम्स है, उसमें क्वेश्चन लड़ना ही लड़ना है। ठीक है, अभी तो धीरे धीरे मतलब ये 2 है, इसका आगे और पढ़ाएंगे तब अच्छा से मतलब क्लियर चीजें होंगी, इतना समझ गए। इसको आप लिख लीजिए। ठीक, देखिए बिठा देता हूं। दो चीज लिख दिया था। अब देखिए इनका जो लॉ था ना केवल कैल्शियम तक लागू है, आगे भी बता चुके हैं कि कैल्शियम का आगे मान लीजिए अब तो ये पूरा शांत से बैठे थे, चलो भाई हमने तो लॉ खोज दिया, एकदम बैठे हैं पूरा ऐसे लोग जयकारा लगा रहे हैं। फिर पूछा गया कि साहब कैल्शियम की ब्याज बताइए, मुँह लटका ली है, उसका मतलब बना नहीं, तो बस इनका लॉ कहाँ तक लागू है, कैल्शियम तक ही लागू है, उसके बाद से फेल कर गया। रीजन आगे हम जब डिटेल जानेंगे ना तो जानेंगे कि ये जितने भी मतलब साइंटिस्ट लोग थे, ये अपना मतलब जो भी लॉ बना रहे थे वो आखिर फेल क्यों हो रहा था, इसके पीछे क्या लॉजिक है आगे जानेंगे हम। तो ये एक जान लीजिए कि कैल्शियम तक ही लागू हुआ। ठीक, फिर देखिए इनको एक मतलब क्या नाम है मेडल भी मिल चुका था, और ना मतलब इतना ही इनके जयकारा हुआ ना कि ये बहुत ज्यादा ही प्रिडिक्शन कर दिए, मतलब भविष्यवाणी कर दी, कह दिए ना कि जो अभी तक मतलब ब्रह्मांड में ना मतलब यहाँ धरती पे 56 ही तत्व क्या है उसमें डिस्कवर थे, तो 56 ही तत्व है, आगे कोई भी तत्व डिस्कवर ही नहीं होगा। अब ये ओवर कॉन्फिडेंस में थे, मतलब देखिए क्या लिखे थे उन्होंने, केवल 56 तत्व का ही अस्तित्व होने की बात कही, मतलब इन्होंने कह दिया कि भाई 56 ही तत्व है यहाँ, मतलब इस धरती पे इसका आगे और कोई एलिमेंट डिस्कवर ही नहीं होगा, मतलब जो इनका कहने का मतलब है कि जिसको हम क्लासिफाई कर दिए ना बस वही है, इसके आगे हम मतलब डिस्कवर ही नहीं होगा। ओवर कॉन्फिडेंस, इसके चलते फिर आपको पता है कि अभी 118 हो चुके हैं। ठीक है, तो ये लॉ तो गलत होना ही था। ठीक, और इनको एक मतलब इनके ये में वो तो लिख ही दिए कि कोबाल्ट और निकेल के साथ मतलब अलग अलग कर दिए थे। ठीक है, एक चीज इनका एक और ध्यान रखिए आप, वो ये हाँ देखिए जब उस समय तो क्या नाम है इनके समय भी ना पूछता है कि क्या बोलते हैं उसको, जो नोबेल गैस थी हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टॉन तो डिस्कवर नहीं थी, जैसे ही डिस्कवर हुआ ना इनका लॉ फेल हो गया। आप बताइए जैसे ही डिस्कवर हुआ तो बीच में सोचिए हाइड्रोजन, पहले तो हीलियम था नहीं तो ये लॉ बना के चले गए, अब क्योंकि उससे हाइड्रोजन हीलियम लिथियम मान लीजिए डिस्कवर नहीं था सबसे पहले, तो ये इसका आपका जो मास आएगा इसका 1 होता है और उसका 7 होता है, लेकिन जब डिस्कवर हो गया हीलियम तो इसका तो 4 होता है, 4U। ये क्यों क्या होता है, यू क्यों 1 लिखते हैं, सब एटम एंड मॉलिक्यूल में हम अच्छा से डिटेल से पढ़ाएंगे, कोई भी रटने की जरूरत नहीं, कब यू लग जाता है कब ग्राम लग जाता है, फिर मोल क्या है, सब चीज़ें अच्छा से एकदम डिटेल से पढ़ाएंगे। इसके जस्ट बाद पीरियड टेबल पढ़ाने के बाद, क्योंकि पीरियड टेबल एक बार अच्छा से पढ़ लीजिए, जो भी क्वेश्चन सब 450 क्वेश्चन का PDF मतलब हर जगह अवेलेबल है, हम भी दे देंगे, वो एक सब क्वेश्चन 100% गारंटी के साथ होगा। तो देखिए हीलियम ये, तो अब हम तो ये क्या नाम है लिखे, इसको हाइड्रोजन लिखे, बेरिलियम, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। देखिए यहाँ से काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आ रहा है। अब ये क्या दोनों का प्रॉपर्टी सेम होता है नहीं ना, इससे तो मैच भी कर जाता था। तो जैसे भी नोबेल गैस की डिस्कवरी हुई ना इनका लॉ पूरी तरह फेल हो गया, क्योंकि बीच बीच में आ गए नोबेल गैस, क्योंकि इनका एटॉमिक मास बीच में ही होता है, तो पूरी तरह इनका क्या नाम है मतलब तहस नहस हो गया रूल का। एक प्राइज इनको मिला था
रॉयल सोसाइटी, रॉयल सोसाइटी ने इनको डेवी मेडल पूछा है ग्रुप डी में, और एनसीईआरटी का लाइन इसलिए लिख दे रहे हैं, डेवी मेडल से नवाजा था, मतलब एक मेडल था इसलिए नवाजा था ना, क्योंकि देखिए जितने भी एलिमेंट क्लासिफाई थे ना पहली बार किसी मतलब ये बताया कि पीरियड होता है, मतलब रिपीटेशन होता है, इसलिए इनका नाम हम थोड़ा समय ज़्यादा ही था। नया नया कोई चीज़ के धीरे धीरे ना और डिस्कवरी होते जाता है, तब पता चलता है कि अरे ये भी लॉ गलती था, इतना लोग डिस्कवरी करते गए, सबका कुछ ना कुछ गलती निकला। तो इनको जो रॉयल सोसाइटी है ना क्या किया था, डेवी मेडल से मतलब इनको नवाजा था। सन भी पूछ देगा कोई, ठीक है लिख लीजिए 1887 1887। तो अब ये मतलब दो टॉपिक जो हम पढ़ा दिए आप लोग को, डोबरिनर का ट्राइड्स और न्यूलैंड्स का ऑक्टेव रूल, इससे कोई भी क्वेश्चंस अगर इस टॉपिक से आए ना तो आगे मतलब बियॉन्ड नहीं जाए। इसके बाद अब हम कल का जो ये होगा उसमें आपको मेंडलीव साहब का जो आवर्त सारणी है उसको पढ़ाएंगे। उसको पढ़ाने के पहले बताया ना लॉथरमेयर का, वो थोड़ा सा डिटेल हम लोग जानेंगे, ठीक। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो अपना राय सुझाव दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए।